बारिश में गरीब परिवार ने खाया पहली बार पनीर पकौड़े। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है, काले बादल गरज रहे होते हैं। कमला देवी का मिट्टी का घर जगह जगह से टपक रहा होता है। छत से गिरते पानी के नीचे बाल्टियां, भगोने और थालियां रखी होती हैं। पूरे घर में सिर्फ एक कोना सूखा होता है। वहीं पूरा परिवार चटाई पर बैठकर सूखी रोटी और आलू की सब्जी खा रहा होता है। दोनों बच्चों के चेहरे उतरे हुए होते हैं। मम्मी, हमें भी कभी रोटी सब्जी के अलावा कुछ और बना दिया करो ना। हमें तो बारिश में पकौड़े समोसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। हाँ बेटा, बच्चे सही तो कह रहे हैं। बारिश के मौसम में रोटी सब्जी भी अच्छी नहीं लगती। मन तो हमारा भी करता है गर्मा गर्म पकौड़े खाने का। मम्मी आप टेंशन मत लो, मेरी एक बार नौकरी लग जाए ना, फिर हम सब बारिश में बाहर घूमने जाएंगे और खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। बेटा थोड़ा हमारे हालात भी समझा करो। अगर अभी से हर बात पर जिद करोगे तो आगे चलकर छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाओगे। अरे बहू, बच्चों को क्यों समझा रही हो? इसमें इनकी क्या गलती है? बच्चों का मन तो हर चीज खाने का करता है। बस तुम लोग बच्चों की हर जिद पूरी करने की बात करो। गैराज में दिन भर मेहनत मैं करता हूँ, जितनी कमाई होती है उससे बस 2 वक्त की रोटी ही चल पाती है। मोहन जी चारपाई पर बैठे जोर जोर से खांस रहे होते हैं। बीमारी की वजह से कई महीनों से वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। अगले दिन दोपहर को तेज बारिश के बीच चिंटू और पिंकी स्कूल से भीगते हुए घर आते हैं। दोनों भागकर नेहा के गले लग जाते हैं। उनके चेहरे पर मासूम खुशी होती है। मम्मी, आज हमें पनीर के पकौड़े खाने हैं। मेरी क्लास में एक लड़की आई थी, उसने मुझे खिलाए थे, बहुत स्वादिष्ट थे। हाँ मम्मी, आप भी अपने हाथों से बना दो ना, हम दोनों खूब खाएंगे। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, कल पापा ने भी समझाया था ना। बेटा अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि पनीर खरीद सके। जिस दिन भगवान ने चाहा सबसे पहले तुम्हें पनीर के पकौड़े ही खिलाऊंगी। दोनों बच्चों के चेहरे एकदम उतर जाते हैं। ठीक है, अगर आप हमें पनीर के पकौड़े नहीं खिला सकती तो हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करूंगी। दोनों बच्चे कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। नेहा उन्हें देखकर अपनी आंखों के आंसू छिपाने लगती है। हे भगवान, किसी माँ को इतना मजबूर मत बनाना कि वो अपने बच्चों की छोटी सी इच्छा भी पूरी ना कर सके। दूसरी तरफ शहर के एक बड़े कॉलेज की कैंटीन में हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। कैंटीन के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। रिया और आदित्य एक टेबल पर बैठे होते हैं। उनके सामने गर्मा गर्म पनीर के पकौड़ों की प्लेट रखी होती है। रिया, अब हमें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। हमारी रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं। कॉलेज खत्म होते ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पहले जॉब भी करनी है, लेकिन तुम्हारी घरवाली मानेंगे या नहीं, यही डर लगता है। तुम मुझ पर बस भरोसा रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रिया मुस्कुराते हुए एक पनीर का पकौड़ा उठाकर खाती है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वाह, आज तो रामू भैया ने कमाल कर दिया। इतनी स्वादिष्ट पनीर के पकौड़े तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। लगता है रामू भैया अब शेफ बनने वाले हैं। दोनों हंसने लगते हैं। बारिश बंद हो जाती है। उसी शाम आदित्य अपने आलीशान घर के ड्राइंग रूम में अपने माता पिता के सामने बैठा होता है। सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। मम्मी, मुझे कॉलेज में एक लड़की पसंद है। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? अब तो इतना बड़ा हो गया कि अपनी शादी का फैसला भी खुद करेगा। बेटा, लड़की कहाँ रहती है? उसके परिवार वाले क्या करते हैं? वो गांव में रहती है। उसके बड़े भाई का गैराज है, वो मैकेनिक है। वाह, अब हमारे घर की बहू एक मैकेनिक की बहन बनेगी। हमने तेरे लिए यही सपने देखे थे। मम्मी, मैं शादी तो रिया से ही करूंगा। पहले लड़की और उसके परिवार वालों से मिल लेते हैं, उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। दूसरी तरफ रिया भी अपने घर वालों को सारी बात बता देती है। सभी लोग जमीन पर बैठे होते हैं। बारिश बंद हो जाती है। मम्मी, मुझे कॉलेज का एक लड़का पसंद है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमें पहले अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। बड़े घरों के रिश्ते हमारे बस की बात नहीं होते। तुझे पढ़ने भेजा था या प्यार करने? हमारी हालत देखी है कभी? भैया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अरे भाई, इतना गुस्सा मत करो। अगर लड़के वाले मिलने को तैयार हैं तो एक बार मिल लेते हैं। बात करने में क्या जाता है। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अगली सुबह तेज बारिश हो रही होती है। रिया का पूरा परिवार एक ऑटो में बैठकर आदित्य के घर पहुंचता है। ऑटो से उतरते उतरते सभी आधे से ज्यादा भीग चुके होते हैं। उनकी चप्पलों में कीचड़ चिपका होता है। जैसे वो घर के अंदर कदम रखते हैं, चमचमाते फर्श पर मिट्टी के निशान पड़ जाते हैं। अरे मम्मी जी, लगता है ये लोग पूरा खेत ही साथ लेकर आ गए हैं। कोई बात नहीं, नौकर बाद में फर्श साफ कर देगा। गांव वालों को क्या पता ऐसे घरों में कैसे चला जाता है। ये सुनते ही रिया, नेहा और कमला देवी शर्म से सिर झुका लेती हैं। योगेश अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ नहीं कहता। गरीबी इंसान की जेब ही नहीं, उसकी इज्जत की भी परीक्षा लेती है। लड़के के घर के डाइनिंग हॉल में बड़ी सी डाइनिंग टेबल सजी होती है। टेबल पर तरह तरह की महंगी डिशेज रखी होती हैं। पनीर के पकौड़े, शाही पनीर, पनीर टिक्का, मलाई कोफ्ता, पुलाव, रायता और मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल रही होती है। बाहर लगातार बारिश हो रही होती है। आदित्य के पिता सभी को मुस्कुराकर अंदर बैठने का इशारा करते हैं। आइए आइए, पहले खाना खाते हैं, फिर आराम से रिश्ते की बात करेंगे। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। चिंटू और पिंकी पहली बार इतने सारे पनीर के व्यंजन देखकर अपनी खुशी छिपा नहीं पाते। दोनों जल्दी से पनीर के पकौड़ों की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। पिंकी, जल्दी ले, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। वाह, कितनी सारी पनीर के पकौड़े। दोनों बच्चे बड़ी चाव से पकौड़े खाने लगते हैं। ये देखकर कमल के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ जाती है। लगता है आप लोगों ने ऐसा खाना पहली बार ही देखा है। मम्मी, इनके लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं होगा। ऐसी चीजें बेचारे साल में एक बार ही खाते होंगे। आंटी जी, हम गरीब जरूर हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में खाने के लाले पड़े रहते हैं। मेहनत की सूखी रोटी भी इज्जत से खाई जाती है। शिल्पा एक पनीर का पकौड़ा उठाकर खाती है और मुस्कुराने लगती है। सच कहूँ बारिश में पनीर के पकौड़ों का स्वाद ही अलग होता है, लेकिन आप लोगों को तो शायद इसका स्वाद ही नहीं पता होगा। योगेश की मुट्ठियां गुस्से से भिज जाती हैं। उसकी आंखों में अपमान साफ दिखाई दे रहा होता है। बस बहुत हो गया, चलो सभी लोग अभी कभी यहाँ से निकलते हैं। हमें इस घर में कोई रिश्ता नहीं करना। भैया मेरी बात तो सुनो। एक शब्द भी नहीं रिया, जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ रिश्ते नहीं बनाए जाते। गरीब परिवार बिना खाना पूरा किए ही वहाँ से उठ जाता है। सभी लोग भीगते हुए ऑटो में बैठकर अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर सभी लोग भीगे हुए कपड़े बदल लेते हैं। बाहर बारिश अभी भी जारी होती है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उनके घर के पनीर के पकौड़े सच में बहुत स्वादिष्ट थे। मम्मी अगर भैया हमें थोड़ी देर और बैठने देते ना तो मैं सारे पनीर के पकौड़े खत्म कर देता। मैं भी। बच्चों की बात सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन रिया का चेहरा गुस्से और दुख से भरा होता है। भैया आपने ऐसा क्यों किया? कम से कम बात तो पूरी कर लेते। तुझे दिखाई नहीं दे रहा था? हाँ, उसकी माँ हर बात पर हमारी बेइज्जती कर रही थी, और अगर आदित्य सच में तुझसे प्यार करता तो अपनी माँ को जरूर रोकता। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बेटा जब तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी ना, तब तुझसे शादी करने के लिए अच्छे अच्छे लड़कों की लाइन लग जाएगी। अभी अपना ध्यान से पढ़ाई और नौकरी पर लगा। दीदी मम्मी और योगेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमारे घर की पहली लड़की बनेंगी जो इतनी बड़ी नौकरी करेगी। योगेश ने भी आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत की है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उठकर योगेश को गले से लगा लेती है। आई एम सॉरी भैया, अब मैं वही करूंगी जो आपको सही लगेगा। आज के बाद मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने करियर पर होगा। उसी दिन से रिया आदित्य से बात करना बंद कर देती है और पूरी मेहनत से नौकरी की तैयारी में लग जाती है। दूसरी तरफ योगेश रोज की तरह गैराज में काम कर रहा होता है। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है। एक कार मशीन वाले स्टैंड पर ऊपर उठी हुई होती है। योगेश कार के नीचे लेटकर इंजन ठीक कर रहा होता है। योगेश आराम से काम करना। जी मालिक। तभी अचानक कार का स्टैंड जोर से हिलता है। पूरी कार नीचे गिर जाती है और योगेश उसके नीचे दब जाता है। अरे बचाओ! गैराज के सभी लोग दौड़ कर आते हैं। बड़ी मुश्किल से कार हटाई जाती है। योगेश के हाथ और पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ दिनों बाद योगेश घर पर प्लास्टर चढ़ाई चारपाई पर लेटा होता है। घर की सारी जमा पूंजी अस्पताल और दवाइयों में खत्म हो चुकी होती है। रसोई में राशन भी बहुत कम बचा होता है। अगर मैं किसी काम का होता तो आज मेरे बच्चों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान अब इस परिवार की नैया तू ही पार लगा। अगले दिन सुबह नेहा चुपचाप साड़ी पहनकर घर से निकलने लगती है। अरे बहू तू रहने दे, अच्छा नहीं लगता कि तू लोगों के घर जाकर काम करे। मम्मी जी जब घर पर मुसीबत आती है तो औरत चट्टान बन जाती है। जब तक इनके हाथ पैर ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं काम करूंगी। नेहा अपने पति से यह बात छिपाकर घर घर काम करने निकल जाती है। अगले दिन पड़ोस में शकुंतला की बेटी को लड़के वाले देखने आते हैं। रिश्ता पक्का हो जाता है। खुशी में शकुंतला ढेर सारे पनीर के पकौड़े बनवाती है और पूरे मोहल्ले में बांटने लगती है। बारिश की ठंडी फुहारें चल रही होती हैं। ले बहन शकुंतला ने पनीर के पकौड़े भेजे हैं। वाह आज तो मजा आ गया। लेकिन शकुंतला जानबूझकर कमला देवी के घर पकौड़े नहीं भेजती। कमला जी आपने पकौड़े खाए? नहीं हमारे घर तो कोई पकौड़े नहीं आए। तभी शकुंतला वहां आ जाती है। हाँ जानबूझकर नहीं दिए, तुम जैसे गरीबों को क्या ही देना। इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। पता नहीं कैसी औरत है, हर किसी को नीचा दिखाने में लगी रहती है। रहने दो बहन, हम कौन सा उसके पनीर के पकौड़ों के लिए तरस रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद योगेश का प्लास्टर अभी पूरी तरह नहीं उतरा होता, लेकिन घर की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो दर्द सहते हुए फिर से गैराज पहुंच जाता है। अरे योगेश अभी तेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मालिक घर में बच्चे भूखे हों तो दर्द भी छोटा लगने लगता है। बारिश बंद हो जाती है। उसी दिन कॉलेज में रिया की एक दोस्त का जन्मदिन होता है। कैंटीन में सभी दोस्तों को पनीर के पकौड़ों की पार्टी दी जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद रिया चुपके से कुछ पकौड़े अपने टिफिन में पैक कर लेती है। शाम को घर में चिंटू और पिंकी सूखी रोटी खा रहे होते हैं। तभी रिया मुस्कुराते हुए घर के अंदर आती है। अरे मेरे शैतानों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। रिया जैसे ही टिफिन खोलती है उसमें गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े देखकर दोनों बच्चों की आंखें चमक उठती हैं। वाह पनीर के पकौड़े! बुआ आप दुनिया की सबसे अच्छी बुआ हो। दोनों बच्चे तुरंत अपनी सूखी रोटी एक तरफ रख देते हैं और बड़े चाव से पनीर के पकौड़े खाने लगते हैं। नेहा मुस्कुराते हुए बच्चों की खुशी को निहार रही होती है। अगली सुबह बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। योगेश प्लास्टर उतरने के बाद भी दर्द से कराहते हुए गैराज में काम कर रहा होता है। हाथ पैर में अभी भी पूरी ताकत नहीं लौटी होती। वो एक गाड़ी का टायर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की वजह से बार बार रिंच उसके हाथ से छूट जाती है। शाम को थका हारा योगेश घर लौटता है। चलते समय भी वो हल्का सा लंगड़ा रहा होता है। नेहा उसकी परेशानी साफ समझ रही होती है। सुनिए, आपको इतनी तकलीफ हो रही है, मैं भी बाहर जाकर कुछ काम कर लेती हूँ ना। थोड़ा बहुत सहारा तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। जब तक पूरी तरह तू ठीक नहीं हो जाता तब तक ये भी थोड़ा हाथ बटा देगी। खबरदार अगर उसने घर से बाहर जाकर काम किया तो जिस दिन ये बाहर नौकरी करने गई उसी दिन इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मैं तो सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी दूसरे लोगों के घर काम करे, चाहे मैं भूखा रहूं, लेकिन ये बाहर काम नहीं करेगी। इतना कहकर योगेश गुस्से में बाहर चला जाता है। क्या नेहा अपने परिवार के साथ चैन से बैठकर पनीर के पकौड़े कभी खा पाएगी या गरीबी उसकी हर खुशी छीन लेगी? कुछ दिनों बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही होती हैं। शाम को चिंटू और पिंकी स्कूल से घर आते हैं। दोनों बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे होते हैं। मम्मी कल हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है। मम्मी कल हमारे टिफिन में कुछ अच्छा बना देना ना, सारे बच्चे ना बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आएंगे। बेटा तुम्हें पता है ना घर के हालात कैसे हैं। दोनों बच्चे हाथ जोड़कर नेहा के सामने खड़े हो जाते हैं। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज बस इस बार। अच्छा ठीक है,
मैं आज पापा से बात करके देखती हूँ, अगर उनके पास पैसे हुए तो जरूर कुछ अच्छा बना दूंगी। शाम को योगेश गैराज से घर लौटता है। वो बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा होता है। नेहा उसके सामने पानी का गिलास रखती है। सुनिए, परसों बच्चों का एनुअल फंक्शन है, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, मैं उनके लिए टिफिन में कुछ अच्छा बना दूंगी। सारे बच्चे अच्छा खाना लेकर आएंगे। अरे पागल हो गई हो क्या? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? घर का खर्च चलाऊं या बच्चों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करूं? थोड़ा बहुत ही दे दीजिए। अपने और अपने बच्चों की इस चटोरी जीभ पर थोड़ा कंट्रोल लगाओ। नेहा चुप हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब उसे और कुछ कहना बेकार है। रात को सभी के सो जाने के बाद नेहा धीरे धीरे रसोई में जाती है। वो चावल का डिब्बा खोलती है। उसमें उसने इमरजेंसी के लिए 200 रुपये छिपा कर रखे होते हैं। भगवान, ये पैसे मैंने बुरे वक्त के लिए रखे थे, लेकिन बच्चों की खुशी भी किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। अगले दिन सुबह हल्की बारिश के बीच नेहा बाजार जाती है। वो पनीर, चाउमीन, सब्जियां और बाकी जरूरी सामान खरीदती है। बारिश तेज होने लगती है। नेहा सामान को अपनी चुन्नी से ढककर भागते हुए घर पहुंच जाती है। नेहा बहुत प्यार से बच्चों के लिए पनीर के पकौड़े और चाउमीन बनाती है। दोनों का टिफिन बड़े सलीके से पैक करती है। लो, आज मेरे बच्चों का टिफिन सबसे अच्छा होगा। थैंक यू मम्मी, आज तो मजा आ जाएगा। स्कूल के एनुअल फंक्शन में सभी बच्चे मैदान में बैठकर अपना अपना टिफिन खोलते हैं। सभी एक दूसरे के साथ खाना शेयर कर रहे होते हैं। टीचर्स भी बच्चों का खाना चखते हुए उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। चिंटू, तुम्हारी मम्मी ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। जाकर उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। यार, तेरी मम्मी के पनीर के पकौड़े तो कमाल के हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी बच्चे जल्दी अंदर चलो, बारिश बहुत तेज हो गई है। सभी बच्चे भागते हुए स्कूल की बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। शाम को चिंटू और पिंकी खुशी से घर लौटते हैं। दोनों दौड़कर नेहा के गले लग जाते हैं। मम्मी, आज तो सभी बच्चे आपके हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह गए और मैडम भी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। बस मेरे बच्चों को मेरा बनाया खाना पसंद आ गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कुछ महीने बाद आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला होता है। चिंटू मोबाइल पर अपना रिजल्ट देखता है। अगली पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मम्मी, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया, मैं फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। बेटा, तू हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ाए। मम्मी, अब तो मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, क्या बनाऊं? बस आपके हाथ के पनीर के पकौड़े। जब देखो तुझे पनीर के पकौड़े ही खाने होते हैं। शाम को योगेश गैराज से घर लौटता है। नेहा खुशी खुशी उसे चिंटू के रिजल्ट के बारे में बताती है। सुनिए, आज चिंटू ने पूरे स्कूल में टॉप किया है, अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता है। कह रहा था पनीर के पकौड़े बना देना। योगेश पहले गंभीर होकर चिंटू की तरफ देखने लगता है। चिंटू डरकर अपनी नजरें झुका लेता है। अरे वाह मेरे बेटे, मुझे तुझ पर गर्व है। तेरी पसंद के पनीर के पकौड़े के पैसे मैं जरूर दूंगा। पापा, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे लगा आज तो डांट पड़ेगी। योगेश मुस्कुराकर तुरंत नेहा के हाथ में पैसे रख देता है। अगले दिन सुबह तेज बारिश हो रही होती है। नेहा मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े तल रही होती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। बचे हुए पकौड़े वो खुशी खुशी पूरे मोहल्ले में बांटने निकलती है। अरे नेहा, पहले तो चिंटू को बधाई, पूरे स्कूल में टॉप करना कोई छोटी बात नहीं है। सच कहूँ, तेरे हाथ के पनीर के पकौड़े तो लाजवाब है। नेहा, तुझे तो पनीर के पकौड़ों की दुकान ही खोल लेनी चाहिए। इतना बढ़िया स्वाद तो बड़े बड़े होटल वालों में भी नहीं होता। अरे नहीं बहन, आप लोग तो बस ऐसे ही मेरी तारीफ कर रही हैं। नेहा मुस्कुराती है, लेकिन पड़ोस की औरतों की बातों से पहली बार उसके मन में यह ख्याल आता है कि शायद उसके हाथ का स्वाद ही उसके परिवार की किस्मत बदल सकता है। शाम को बाहर लगातार तेज बारिश हो रही होती है। नेहा रसोई में चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही होती है। मोहल्ले की औरतों की कही हुई बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही होती है। अचानक उसके मन में एक नया विचार आता है। वो मुस्कुराते हुए योगेश के पास जाती है, जो चारपाई पर बैठा अपने घायल पैर की सिकाई कर रहा होता है। सुनिए, मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्या बात है? क्यों ना हम भी कुछ बेचने का काम शुरू करें। अभी बारिश का मौसम है, हम पनीर के पकौड़े, आलू का पराठा और चाय का छोटा सा ठेला लगा सकते हैं। घर का ही काम रहेगा और गांव में ऐसी कोई भी दुकान नहीं है, लोगों को जरूर पसंद आएगा। नेहा, अपने ये ख्याली पुलाव छोड़ो और असल दुनिया देखो। तुम्हें क्या लगता है ये सब बिना पैसे के शुरू हो जाएगा? मैं तो बस ठेला खरीदना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, बर्तन खरीदने पड़ेंगे। ये सब देखने में आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत पैसा लगता है। हम गरीब लोग हैं, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। ये बात आप प्यार से भी कह सकते थे। आप हर बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बस सच बता रहा हूँ। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को सड़क किनारे ठेला लगवाकर खुद घर पर बैठ जाए। ये सब मेरी सोच से बाहर है। ठीक है, जो आपको सही नहीं लगता मैं वो कभी नहीं करूंगी। नेहा मुस्कुराने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दे रही होती है। अगले कुछ दिनों तक घर के हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। सुबह शाम बच्चों के सामने वो सूखी रोटी और साधारण सब्जी रखी जाती है। कई बार नेहा बेसन और मसालों से पकौड़े जैसा कुछ बनाकर बच्चों को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे अब सब समझने लगे होते हैं। मम्मी, आप बस रहने दो, हर बार कहती हो पकौड़े बनाओगी, लेकिन बनाती कुछ और ही हो। हमें भी असली पकौड़े खानी है। नेहा बच्चों की बात सुनकर चुप हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? एक तरफ घर की गरीबी, दूसरी तरफ बच्चों की मासूम इच्छाएं। मैं सबकी खुशी चाहती हूं, लेकिन हर रास्ते पर मजबूरी खड़ी मिलती है। अगले दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही होती है। रास्तों में पानी भर चुका होता है। योगेश घर से देर से निकलता है। भीगते भीगते वो किसी तरह गैराज पहुंचता है। योगेश, ये रोज रोज का क्या ड्रामा है? आज फिर लेट हो गया। मालिक, आज बारिश बहुत तेज थी। रास्ते में पानी भर गया था, वरना मैं रोज समय पर ही आता हूँ। मुझे बहाने नहीं चाहिए। अगली बार देर हुई तो आधे दिन की मंजूरी कट जाएगी। योगेश चुपचाप सिर झुका लेता है और बिना कुछ बोले काम पर लग जाता है।
दूसरी तरफ लगातार 2-3 दिनों से इतनी तेज बारिश हो रही होती है कि चिंटू और पिंकी स्कूल नहीं जा पाते। चौथे दिन भी बारिश नहीं रुकती। नेहा मजबूरी में बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला करती है। बेटा आज जैसे तैसे स्कूल चले जाओ, नहीं गए तो मैडम फोन कर देंगी। ठीक है मम्मी। दोनों भाई बहन एक पुराना छाता लेकर घर से निकलते हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि कुछ ही मिनटों में दोनों पूरी तरह से भीग जाते हैं। स्कूल पहुंचते पहुंचते दोनों के कपड़ों से पानी टपक रहा होता है। जूते भी पूरी तरह से भीग चुके होते हैं। जैसे ही दोनों क्लास के बाहर पहुंचते हैं, कुछ बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, इनके पापा इन्हें गाड़ी से छोड़ने भी नहीं आते, गरीब कहीं के। अरे लगता है बारिश में तैर कर आए हैं। तभी क्लास टीचर वहां आ जाते हैं। चिंटू पिंकी, पहले तुम दोनों बाहर खड़े होकर कपड़े थोड़ा सुखा लो, ऐसे भीगे हुए क्लास में मत आओ। दोनों भाई बहन चुपचाप क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं। उनके कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा होता है। भैया एक दिन ऐसा भी आएगा ना जब हम भी गाड़ी में स्कूल आएंगे। हाँ, मैं बड़ा होकर खूब पैसे कमाऊंगा, फिर मम्मी पापा को भी गाड़ी में घुमाऊंगा। और बुआ ने भी तो कहा था जब उनकी नौकरी लग जाएगी तब वो भी हमें घुमाने ले जाएंगी। हाँ, हमारे घर के भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। दोनों भाई बहन बारिश की बूंदों को देखते हुए मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह बाहर हल्की हल्की बारिश पड़ रही होती है। गैराज में कई गाड़ियां रिपेयर हो रही होती हैं। योगेश एक बाइक साफ करके उसके मालिक को देता है। तभी एक अड़ियल और खुशहाल कस्टमर बाइक को चारों तरफ से देखने लगता है। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मेरी बाइक पर इतने स्क्रैच कैसे आ गए? अरे मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए दी थी या खराब करने के लिए? और ये हेडलाइट भी तोड़ दी। भैया कैसी बात कर रहे हो? बाइक जैसी आपने दी थी मैंने वैसे ही वापस कर दी, और हेडलाइट तो पहले से टूटी हुई थी। मैंने आपसे पूछा भी था कि बदलनी है या नहीं, लेकिन आपने मना कर दिया था। अरे अच्छा, अब तुम दो कौड़ी के मैकेनिक मुझे ही समझाओगे? मैं अपनी बाइक पहचानता हूँ या तुम पहचानते हो? तभी पास में खड़ा एक दूसरा मैकेनिक धीरे से हंसी रोकने लगता है। अरे भैया, कल तो यही साहब अपनी बाइक ढूंढ रहे थे और दूसरी बाइक स्टार्ट करके ले जाने लगे थे। गैराज में खड़े कुछ लोग हंसने लगते हैं। कस्टमर शर्मिंदा होने के बजाय और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अरे हंस क्या रहे हो सब? बहुत मजाक सूझ रहा है। तभी मालिक बाहर आ जाता है। अरे योगेश, तू ढंग से काम करता नहीं और ऊपर से ग्राहकों से बहस करता है। लेकिन मालिक मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सब कुछ ठीक किया था। अरे मैं इसे एक पैसा भी नहीं दूंगा, इसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। सर हमें माफ कर दीजिए, गलती हमारी ही है। कस्टमर गुस्से में बाइक स्टार्ट करता है। जैसे ही तेज एक्सीलरेटर देता है, सामने पानी से भरे गड्ढे में बाइक का पहिया चला जाता है। पूरा कीचड़ उड़कर उसी कस्टमर के कपड़ों और चेहरे पर पड़ जाता है। अरे भैया, अब तो बाइक ने भी जवाब दे दिया। पूरे गैराज में जोरदार हंसी गूंजने लगती है। कस्टमर शर्म से मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। योगेश, इस बार इसके पैसे तेरी सैलरी से कटेंगे, मेरे पास फ्री के पैसे नहीं आते। लेकिन मालिक। बस अब जाकर अपना काम कर। योगेश चुपचाप अपने औजार उठाकर फिर से काम में लग जाता है। दोपहर को हल्की हल्की